नमस्ते दोस्तों, आज का डेट है 31 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनसून के बारे में, क्योंकि कल यानी कि 30 मई को केरल के तट पे मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो अभी यूपीएससी का पीटी आने वाला है, इसलिए जो है मॉनसून की महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस पर उम्मीद किया जा रहा है लानिनो मजबूत होगा। इससे भारत में जो है वो औसत वर्षा से अधिक वर्षा होगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे मॉनसून के बारे में, और मॉनसून के जितने भी फंडामेंटल्स बेसिक्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंडिया के मैप पे। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो इस आर्टिकल के लास्ट में जो है हम लोग हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि स्टार्टअप, पहला स्टार्टअप जो है वो अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन का दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा? लागत कम हो जाएगा, अंतरिक्ष तक जो पहुंच होगी वो सस्ती हो जाएगी, तकनीकी उन्नति होगी भारत में। और इसमें मुख्यतः जो है किस किस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला है? तो आईआईटी मद्रास, उसके बाद इसरो और इन स्पेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। तो इस आर्टिकल में हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अग्निकुल के बारे में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि आरबीआई ने फिनटेक फार्मों के लिए एसआरओ की रूपरेखा तैयार की है। एसआरओ का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और इन्फोर्स करेगा, जिससे कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य कर सके। ठीक है, इससे इथिकल कंडक्ट प्रोमोट होगा। ठीक है, मार्केट इंटीग्रिटी प्रमोट होगा। ठीक है, विवादों का निपटारा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा लोगों में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल जो है मॉनसून के बारे में, क्योंकि 30 मई को जो है मॉनसून केरला के तट पे दस्तक दे चुका है। तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वो भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूर्वानुमान से एक दिन पहले केरला पहुंचा। आईएमडी ने 31 मई को कहा था कि मॉनसून आएगा, लेकिन एक दिन पहले ही जो है केरल के तट पे आ गया। तो मॉनसून ने पूर्वोत्तर भारत में भी दस्तक दे दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी जो है दस्तक दे दिया है मॉनसून। तो मॉनसून प्रणाली की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागर जहां से साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो मॉनसून की शुरुआत अरब सागर द्वारा केरल में शुरू से होती है, जो आमतौर पर 1 जून को होती है। उसी के आसपास हुआ है, 30 मई को हुआ। यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि किस वर्ष किस समय जो है भारत में मॉनसून प्रवेश किया है। जैसे 2022 में 29 मई को, 2023 में 8 जून को, 2024 में 30 मई को। ठीक है, और दूसरी शाखा जो है वो 5 जून को शुरू होती है। तो दोनों शाखाएं अंततः मध्य भारत में मिल जाती है और सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून को बनाए रखती है। तो इसका हम लोग विवरण पढ़ लेते हैं। आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास शुरू होता है और जुलाई के मध्य तक धीरे धीरे पूरे देश को कवर कर लेता है। मॉनसून की घोषणा के सभी मानदंड, यहाँ पे सिंपल कहा जाता है कि मॉनसून की घोषणा कब की जाती है? जब इन सभी मानदंडों को पूरा कर लिया जाता है, सब कुछ चेक हो जाता है। जैसे केरल के आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होना चाहिए और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है वो ज़्यादा तेजी से बाहर जाना चाहिए और हवा का पैटर्न भी उपयुक्त होता है। इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद ही इन सभी मानदंड अगर पूरा हो जाते हैं तभी जो है मॉनसून की घोषणा की जाती है। केरल में आमतौर पर 4 महीने के मॉनसून के मौसम के दौरान औसतन 2018.7 मिलीमीटर बारिश होती है केरल में, और जून में आमतौर पर 648.3 मिलीमीटर बारिश होती है केरल में, और जुलाई में 653.4 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस वर्ष केरल और पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की अनुमान लगाई है, जिसका आंशिक कारण है लाइनों का विकास होना। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका था। तो इसी के अतिरिक्त चक्रवात रेमल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया, इसके कारण भी जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मानसून के शीघ्र आगमन को प्रभावित किया है। और जहां आमतौर पर 5 जून तक मानसून आ जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे प्रभावित हुआ है चक्रवात रेमल के कारण।
तो मानसून का आगमन कैसे होता है, तो मानसून को ही जो है सीजनल रिवर्सिंग विंड कहा जाता है। विंड का आगे हम लोग मूवमेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जो है, जैसे ईस्ट से अगर वेस्ट जाते हैं तो विंड का जो मॉइस्चर है लगातार घटने लगता है, उसके क्या कारण है, ठीक है, तो इसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मानसून एक सीजनल रिवर्सिंग विंड है जो वर्षा में परिवर्तन के साथ चलती है, और आईटीसीजेड के भी बारे में हम लोग अभी पढ़ लेंगे कि वार्षिक अक्षांशीय दोलन से जुड़ी होती है, ठीक है। तो केरल में मानसून का आगमन 4 महीने जून से सितंबर के दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम की शुरुआत के संकेत देता है, जिसके दौरान भारत में वार्षिक वर्षा का लगभग 70% वर्षा इसी समय होता है, जून से सितंबर के बीच में। तो मानसून 15 जुलाई तक पूरे देश में आ जाती है, और कभी कभी जो माना जाता है कि उसके विपरीत या शुरुआत का मतलब है कि मौसम की पहली बारिश नहीं, ठीक है, जब अनुकूल मौसम नहीं होता है और बारिश लगातार नहीं होती है, मानसून लेट से आती है, उसको ही कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आमतौर पर 15 मई से 20 मई के बीच में मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है, और केरल तट पर मई के अंतिम सप्ताह में बारिश शुरू हो जाती है, जैसा इस बार भी देखा गया। हालांकि आरंभ के बारे में जान लीजिए, एक विशिष्ट परिभाषा के साथ एक तकनीकी अभिव्यक्ति है, और आईएमडी आधिकारिक तौर पर तब तक आरंभ की घोषणा नहीं करता है जब तक कि कुछ निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हो जाती। जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि मानसून के जो सारे मानदंड हैं वो अगर पूरा नहीं हो जाता जब तक जो है आईएमडी के द्वारा मानसून की घोषणा नहीं की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मानसून सबसे पहले इस क्षेत्र में आता है, ठीक है, भारत में प्रवेश करता है, यही केरल का तट है जहाँ से मानसून का प्रवेश होता है साउथ वेस्ट मानसून के रूप में, ठीक है। तो सूर्य की आभासी गति, आईटीसीजेड की स्थिति, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में बदलती परिदृश्य, ये सभी कारण जो है भारत में मानसून के हैं, ठीक है। जैसे कि जून के समय जो है, जैसे ये कर्क रेखा है, ठीक है, तो कर्क रेखा के लंबवत उत्तरायण हो जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर जो है सूर्य खिसकने लगता है, जबकि आईटीसीजेड भी जो है वो भी जो है उत्तर की ओर उसका उत्तरायण हो जाता है, और कोरियोलिस बल के प्रभाव में जो साउथ हेमिस्फीयर है उसकी दक्षिण पूर्वी, ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं जो है वो भूमध्य रेखा को पार कर जाती है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा को यहाँ पे 0 डिग्री जैसे ये है, ठीक है, इसको पार कर जाती है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बहने लगती है। इसी को पार करने के बाद यहाँ से दक्षिण पश्चिम से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहने लगती है, ठीक है। जब ये हवाएं गर्म हो जाती है और हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती है तो नमी अपने साथ लेके आती है। तो नमी कैसे लेके आती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पे सी है, तो सी में जो है हाई प्रेशर है और पर्वत के पास लो प्रेशर है, ठीक है। तो हमेशा से जो विंड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, और मॉइस्चर जो है इसी सी से यहाँ से मॉइस्चर आती है, ठीक है। इसी के कारण जो है यहाँ पे विंड आता है और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और बहुत समय तक जो है वो मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद जो है यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, और ये साइकिल हमेशा से इसी तरह घूमता रहता है। तो शुरुआत में जो है सी टू लैंड हम लोग देखते हैं साउथ वेस्ट का मानसून, उसके बाद दूसरी तरफ से जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर माउंटेन है और यहाँ पे अगर सी है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में देखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर कम होता है और ज़्यादातर जो बारिश होती है वो सी में ही होती है। उसी कारण जो है ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चेन्नई और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास जो है बारिश होती है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, और इधर से जो होता है वो साउथ ईस्ट मानसून से। और जब विंड इधर आती है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाती है, तो इसका मॉइस्चर लगातार घटने लगता है। जब नॉर्थ वेस्ट रीजन में आती है, ठीक है, या फिर वेस्टर्न रीजन में आती है, तो यहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है। इसी कारण जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल पाया जाता है। ये थे कुछ बेसिक्स, इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या व्यवधान है भारतीय मानसून को क्या क्या प्रभावित करते हैं। जैसे पहला जो है कोरियोलिस बल, दूसरा जो है मास्करेन हाइट, तीसरा जो है लगातार भारत में 23 से गर्मी बढ़ी रहती है, टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहता है। उसके बाद आईओडी मतलब कि इंडियन ओशन डायपोल, उसके बाद अल नीनो, ये सारे जो है कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक मानसून के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। तो मानसून के आगमन को निर्धारित करने वाली कौन कौन सी स्थितियां होती है। तो आईएमडी के अनुसार मानसून की शुरुआत तब होती है जब हिंद
प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय और महासागर परिसंचरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। आईएमडी मूलतः एक निश्चित भूगोल में, ठीक है, वर्षा की निरंतरता, वर्षा की तीव्रता और हवा की गति को लगातार मापता है, उसके बाद ही मॉनसून को निर्धारित करता है। और वर्षा की बात करें, यदि केरल और लक्षद्वीप के 14 निर्दिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से कम 60% पर 10 मई के बाद किसी भी समय लगातार 2 दिनों तक कम से कम 2.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है तो चक्रवात के आरंभ की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद पवन क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ, अभी हम लोगों ने देखा था इक्वेटर, उसके 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, कोच्चि से होकर गुजरती है तथा 55 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट देशांतर तक के क्षेत्र की पश्चिम हवाओं की गहराई लगभग 600 हेक्टोपास्कल तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर पवन की बात करें। वहीं अगर हीट की बात करें तो पृथ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित ऊर्जा का माप 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 70 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट देशांतरों के बीच के क्षेत्र में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से कम होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मानदंड है जिससे कि मानसून के आगमन की स्थिति को निर्धारित किया जाता है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं मॉनसून से रिलेटेड कुछ मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, मॉनसूनी जलवायु को कौन सी विशेषताएं दी जा सकती है जो मॉनसून एशिया में रहने वाली 50% से अधिक आबादी को भोजन उपलब्ध कराने में सफल होती है। ठीक है, यह आया था 2017 में GS1 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था, भारतीय मानसून की प्रकृति एवं उत्पत्ति तथा उसके पूर्वानुमान की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा करें। ठीक है, तो नवीनतम तकनीकों के बारे में भी लगातार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2014 में पूछा गया था ज्योग्राफी ऑप्शनल में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉनसूनी हवाओं की क्रियाविधि और उत्पत्ति पर चर्चा करें तथा मॉनसून परिसंचरण पर अल नीनो की भूमिका की भी व्याख्या करें। यहाँ पे अल नीनो के बारे में भी पूछा गया है। अब देख लेते हैं पीटी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ का कारण ला नीना मानी जा रही है, तो ला नीना अल नीनो से किस प्रकार भिन्न है? ये 2011 में यूपीएससी में आया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, ला नीना जो है वो भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडे समुद्री तापमान की विशेषता है, जबकि अल नीनो जो है वो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीनो का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कितने कथन जो है वो सही है? तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों का दोनों कथन जो है वो गलत है। अल नीनो जो है वो यहाँ पे बोला गया है हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा, ये जरूर देखिएगा, क्योंकि ला नीना और अल नीनो जो होता है वो प्रशांत महासागर में होता है, इसलिए जो है पहला कथन गलत है। अल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्म पानी के बढ़ने का कारण बनता है। ठीक है, अल नीनो की तुलना में ला नीनो जो है वो इक्वेटोरियल प्रशांत में असामान्य रूप से ठंडे महासागर के तापमान की विशेषता है, जो इक्वेटोरियल प्रशांत में असामान्य रूप से गर्म समुद्र के तापमान की विशेषता है, इसलिए जो है पहला कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवाओं का मौसमी उलटफेर, इसी को मॉनसून कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉनसून के बारे में कि मॉनसून की विशेष विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, मॉनसूनी जलवायु को ही सीजनल रिवर्सिंग विंड या फिर मौसमी उलटफेर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मॉनसून जो है वो एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को संदर्भित करता है, इसलिए जो है इसे सीजनल रिवर्सिंग विंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो है वो सी से लैंड की ओर जाती है, उसके बाद फिर जो नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून आता है वो लैंड से जो है बे ऑफ बंगाल में आता है। ठीक है, लैंड से सी में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित हिंद महासागर डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन 2017 में आया था। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इंडियन ओशन डायपोल परिघटना की विशेषता है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर। ठीक है, यहाँ पे फिर भी जो है प्रशांत महासागर दिया, इसलिए जो है स्टेटमेंट को सही से पढ़िए। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है,
इंडियन ओशन डायपोल घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन सही है, क्योंकि पहला कथन तो मैं बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे हिंद महासागर की बात हो जाती है आईओडी में, ठीक है, कहीं पे भी प्रशांत महासागर नहीं होगा, इसलिए जो है पहला कथन गलत है। तो अब आईओडी के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। यह दो ध्रुवों या क्षेत्रों अर्थात इंडोनेशिया के पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो यहाँ पे इंडियन ओशन का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, और उसके दक्षिण में एक पूर्वी ध्रुवीय और अरब सागर जो है वो इंडियन ओशन का पश्चिमी क्षेत्र है। तो उसमें एक पश्चिमी ध्रुव के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर होता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है, जो इंडियन ओशन के ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो टेम्परेचर में अंतर होता है उसी को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो इंडियन ओशन डायपोल उन देशों की जलवायु को प्रभावित करता है जो हिंद महासागर बेसिन को घेरते हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य, और इस क्षेत्र की वर्षा की परिवर्तनशीलता में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन 2015 में आया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट है वर्ष भर 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण बनने वाली नम वायु राशियां जो है वो पछुआ हवाओं का हिस्सा होती है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है? यहाँ पे भी केवल 2 ही सही है, ठीक है, क्योंकि पछुआ हवा जो है वो प्रचलित हवा है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ध्यान दीजिएगा, पछुआ हवा जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में बहती है और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में बहती है, इसलिए जो है पहला कथन गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2012 में क्वेश्चन आया था। तो मानसून की अवधि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर घटती जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये तो सही है। तो कितने कथन जो है इसमें सही है? तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जब ईस्ट से आती है बे ऑफ बंगाल से मानसून, तो वहां से लगातार जो है जैसे जैसे वेस्ट की ओर जाती है उसका जो मॉइस्चर है वो घटता जाता है। और मानसून की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में 4 महीने रहती है, उतना ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए पहला कथन भी सही है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है स्टार्टअप अग्निकुल ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाली दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप अग्निकुल जिसने दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है जो कि फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन के साथ है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे विस्तार से देख लेते हैं। 30 मई को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपने पहले उपकक्षीय परीक्षण वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे पहले कम से कम 4 बार जो है वो इसके प्रक्षेपण को रद्द किया जा चुका था, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने अपने उपकक्षीय परीक्षण वाहन अग्निबाण, ये ध्यान रखिएगा, जो इसका उपकक्षीय परीक्षण वाहन है अग्निबाण, जो सॉर्टेड SORTED इसी को कहा जाता है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ठीक है। तो सॉर्टेड ध्यान रखिएगा, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो भारत में क्या महत्व है इसके? तो भारत में पहली बार अग्निबाण जो है वो सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक, ये जो है वो सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, ठीक है, जिसको अग्निलेट द्वारा संचालित किया जाता है। और दूसरा निजी प्रक्षेपण है, ठीक है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम साराभाई प्रक्षेपण के बाद यह किसी निजी भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा किया गया दूसरा प्रक्षेपण है। यह भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। निजी लॉन्च पैड, यह प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा स्थित अग्निकुल के निजी लॉन्च पैड से किया गया, जो किसी निजी कंपनी के द्वारा पहली बार किया गया। और यह जो है अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। रॉकेट में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है, जो एक ऐसी तकनीक है जो ईंधन को फ्यूल के रूप में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करने में सक्षम होता है। अर्ध क्रायोजेनिक इंजन इसलिए कहा जाता है इसको
लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करने में सक्षम है। ठीक है, ये देख सकते हैं अग्निबाण सॉर्टेड के बारे में। ठीक है, सॉर्टेड का हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि ये पहला रॉकेट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का। ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये भारत का पहला लॉन्च है किसी प्राइवेट लॉन्च के द्वारा। हम लोगों ने हर एक पॉइंट को देख लिया। ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। यह वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, जो कि इंडिजीनियसली बनाया गया है, भारत में ही बनाया गया है। इसके प्रभाव क्या है? कम लागत लगेंगे, 3D प्रिंटिंग तकनीक, प्रक्षेपण लागत और संयोजन समय को काफी कम कर सकता है, अंतरिक्ष तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित होगी, तकनीक में वृद्धि होगी। तो इस मिशन को बनाने के लिए किस किस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला है? जैसे IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप का हेल्प था, इसरो का हेल्प था, और इन स्पेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के द्वारा मदद किया गया था। ठीक है, विशेषताएं क्या है अग्निबाण सॉर्टेड का? तो अग्निबाण सॉर्टेड अग्निलेट से सुसज्जित है। ठीक है, जो भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है जिसे स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। रॉकेट इंजन जो है वो तरल ऑक्सीजन का उपयोग करेगा फ्यूल के रूप में, और इसका रॉकेट में सीधे उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह अत्यधिक कुशल है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर, व्यास 1.3 मीटर और भार 14,000 किलोग्राम है। ठीक है, यह 100 किलोग्राम का पेलोड और 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसमें भारत का पहला इथरनेट आधारित एवियोनिक्स आर्किटेक्चर और पूर्णतः घरेलू स्तर पर विकसित ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो विभिन्न प्रक्षेपण बंदरगाहों के साथ इसकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए अग्निकुल ने धनुष नामक एक प्रक्षेपण पार्सल डिजाइन किया है। ठीक है, तो इसके अब देख लेते हैं कि अग्निबाण का क्या महत्व है। तो अग्निबाण जो है वो सॉर्टेड कई कारणों से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है। यह विश्व का पहला एकल टुकड़ा सिंगल पीस, ठीक है, 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है। इसे इसरो में एक ही बात लिखा गया है हर एक जगह। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है हम लोग बात करेंगे एसआरओ। एसआरओ मेनली जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बनाया गया है फिनटेक सेक्टर्स के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सके। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है अभी एक फ्रेमवर्क। ठीक है, जिससे कि बेहतर गवर्नेंस को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरबीआई ने फिनटेक क्षेत्रों के लिए स्वनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए एक रूपरेखा पेश किया, जिसका उद्देश्य बेहतर स्वशासन और अनुपालन है। इस रूपरेखा की पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली या पूरा करने का इरादा रखने वाली संस्थाओं को आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और पात्र आवेदकों के नाम जो है वो आरबीआई की वेबसाइट पे प्रकाशित होगी। इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो एसआरओएफटी को आरबीआई की निगरानी में विश्वसनीयता और जिम्मेदारी बनाए रखते हुए निष्पक्षता रूप से काम करना चाहिए और फिनटेक क्षेत्र के स्वस्थ और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसे चरणबद्ध विनियामक अनुपालन पद भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो एसआरओ जो फिनटेक है एक गैर लाभकारी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, ये राय दिए गए हैं राइटर्स को, जिसमें विविध शेयर धारिता हो और कोई भी इकाई अपनी चुकता शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा न रखती हो। ठीक है, तो ये कुछ ये ध्यान रखी जा रही है जिससे कि फिनटेक कंपनियों को और बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, खासकर मॉनसून। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी, मेंस के लिए, दोनों के हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। तो और भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं